अस्सलाम वालेकुम क्लास। फोर्थ सेमेस्टर zoology। हम कोर्स पढ़ रहे हैं एनिमल एवोल्यूशन, और इस एनिमल एवोल्यूशन में हमने जो लेक्चर्स कल पढ़े थे, जो लेक्चर हमने कल पढ़ा था उसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। और हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स अपने बुक में जो एनिमल एवोल्यूशन की हमने जो है वो बुक आप लोगों को यूज करने के लिए दी है, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं पेज 75 पर टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारी क्लास को कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हो, सो बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। तो पेज 76 पर तमाम स्टूडेंट्स पेज 76 ओपन कर लें, और इस पेज 76 के अंदर जो दो टेबल बने हुए, हमने कहा था कि एवोल्यूशन होने के लिए आइसोलेशन होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिजम्स का जो आइसोलेशन है वो एवोल्यूशन की बेस बनता है। और ये आइसोलेशन हमने आइसोलेशन बाय टाइम, आइसोलेशन बाय डिस्टेंस और जियोग्राफिकल आइसोलेशन पहले डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब आते हैं हम जो आइसोलेशन मैकेनिज्म है, यानी आइसोलेशन जब प्रोग्रेस करता है तो हमने उसमें पढ़ा है कि न्यू स्पीशीज बनती है। अगर उसमें इसकी प्रोग्रेस के दौरान न्यू स्पीशीज बनती हैं, जो कि प्रोसेस स्पीसिएशन कहलाता है, तो इस स्पीसिएशन होने के बाद वो एक स्पीशीज से बनने वाले दो स्पीशीज के ग्रुप्स जो अब डिफरेंट हो गए हैं, पहले सेम थे लेकिन वो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं। और जब वो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं तो एक हैबिटेट में रहते हुए दोनों ही सरवाइव कर जाते हैं। और सरवाइव वो इसलिए कर जाते हैं कि वो डिफरेंट ग्रुप के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ग्रुप के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। और इसमें दो मैकेनिज्म का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो एक ही स्पीशीज से बनने वाले दो नई स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अगर वो इंटरब्रीड कर भी लें तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं प्री मेटिंग स्टेज, और इसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया है प्री मेटिंग प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म। कि जब वो ये मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं तो इस मैकेनिज्म के तहत वो किन किन बातों का बड़ा ही ख्याल करते हैं, हमने जो है वो इसमें प्री मेटिंग में ये देखना है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि एक ही जगह पर दो डिफरेंट पॉपुलेशन जो पहले सेम हुआ करती थी वो रह रही हैं, तो उनके रहने के साथ वो किस तरह अलग रह पा रहे हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर तो डिफरेंट पॉपुलेशंस में उनकी मेटिंग हो भी जाए तो फिर भी उनके अंदर कौन से मैकेनिज्म है जो उनको मजीद जो है वो आपस में इंटरेक्शन या इंटरब्रीडिंग होने को प्रिवेंट करते हैं। तो लिहाजा हमने स्टार्ट किया था प्री मेटिंग में। तो प्री मेटिंग में सबसे पहले हमने हैबिटेट आइसोलेशन पढ़ लिया था। हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट स्पीशीज बन जाते हैं तो उनकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि वो अपने अपने हैबिटेट में, न्यू हैबिटेट में जाके रहें। लेकिन सम टाइम अगर उन्हें जो है वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो नया हैबिटेट बना पाए, तो वो पुराने हैबिटेट में जहाँ रह रहे थे उसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन आपस में अब कोई जो है वो इंटरप्रीटिंग नहीं करते। और फिर हमने टर्न पढ़ी थी पेज 77 पर सिंपेट्री। हमने कहा था कि सिंपेट्री में जब एक हैबिटेट में दो स्पीशीज या दो से ज्यादा आपस में एक साथ रह रही हो, तो दरअसल वो एक म्यूचुअलिस्टिक मैकेनिज्म के तहत एक दूसरे के पास रह रहे हैं, स्पेसिएशन की टाइप के जरिए ओवरलैप रेंज में रह रहे हैं, कम जगह पर बहुत सारे स्पीशीज रह रहे हैं, तो वहां वो रह सकते हैं। इस उनके रहने की प्रॉपर्टी को सिंपेट्री कहते हैं। और ये कहां से लिखा है? सिंपैट्रिक मैकेनिज्म से, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन से निकला है। और उसमें कहा जाता है कि जब डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पर ओवरलैप होकर रह रही हो, तो वहां एवोल्यूशन का चांस भी बहुत ज्यादा होता है कि एक्सीडेंटली डिफरेंट स्पीशीज आपस में मेट करके एक नई स्पीशीज का आगाज करते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली थी कि एक ही जगह पर दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो रेड जो है वो रह सकते हैं। आज हमने देखना है जी इसकी सीजनल आइसोलेशन और टेम्पोरल आइसोलेशन।
अब गर्ल्स यहाँ जो है वो सीजन से मुराद मौसम नहीं है, यहाँ सीजन से मुराद अपना अपना मौसम है। अब इसको मैं एवेलुएट और इनको डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको इसको मजीद वजाहत से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ये बात समझ लें कि जब दो स्पीशीज एक ही स्पीशीज से बनी, अब वो टोटली डिफरेंट हो गई हैं, और डिफरेंट होने के लिए उन्हें खुद को डिफरेंट बताना भी जरूरी है। और जब वो डिफरेंट खुद को जाहिर करेंगे, बजाहिर उन्हें ये जाहिर भी करना है कि वो डिफरेंट हैं, तो इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो करते हैं सीजनल आइसोलेशन, यानी अपना अपना मौसम, वो अपने ब्रीडिंग सीजन को डिफरेंट कर देते हैं। यानी दोनों स्पीशीज में से एक स्पीशीज एक और वक्त में ब्रीड करेगी और दूसरी स्पीशीज और वक्त में ब्रीड करेगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। और इंटरफेरेंस होनी भी नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस अच्छी नहीं है। तमाम लाइफ में सबको जीने का हक है, और उन्हें जो है वो सबको इसका एहतराम करना चाहिए। तो इसमें आ जाते हैं कि सीजनल टेम्पोरल आइसोलेशन में, और आगे चल के उन्होंने इनकी डिफरेंट फ्रॉग की एग्जांपल्स दी हैं कि जो है ना हमारे पास राना पिपन्स, और हमारे पास सेल्विटिका और कैलमिटन्स। ये जो है ना राना इनका जीनस फिक्स है, मैंने स्पीशीज के नेम पढ़ दिए हैं कि ये तीन टाइप्स के जो हमारे पास रैट्स हैं एक ही हैबिटेट में रह रहे होते हैं, लेकिन वो अपना ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट टेम्परेचर पर करते हैं। जब पेज 78 पर हम सीजनल आइसोलेशन पढ़ते हैं, तो इसमें उन्होंने बताया कि दो फीचर्स हैं जिसकी बेस पर सीजनल जो है वो डिफरेंस आता है, और उसकी पहला है वो है कि डिफरेंट सीजनल बैरियर्स, खास तौर पर इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो मिलकर ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, उनमें टू जो फीचर्स होते हैं वो सबसे अहम है। एक, सेक्सुअली मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। सेकंड लाइन में लिखा होता है कि वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं मुख्तलिफ वक्त में। यही वजह है कि उनका थ्रू आउट लाइफ जो है ब्रीडिंग सीजन भी डिफरेंट रहता है। और दूसरा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, खासतौर पर इक्वेटिक एनिमल्स में वाटर डिफाइन करता है कि इनकी ब्रीडिंग कब जो है वो एक्टिव होगी। तो एक स्पीशी के लिए एक ब्रीडिंग टेम्परेचर होता है, दूसरे के लिए और होता है। तो लिहाजा जब उनके ब्रीडिंग टेम्परेचर डिफरेंट हो जाते हैं, तो अपने अपने टेम्परेचर में जब फिजिकल जो है ना इनके लिए फेवरेबल माहौल आता है, तो ये तब एक्टिवेट होकर अपनी ब्रीडिंग मुकम्मल करते हैं। तो जो है ना ये हमारे पास मुकम्मल हो गया, और उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है जी इथोलॉजिकल और बिहेवियरल आइसोलेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा वजाहत करने की कोशिश करते हैं। इथोलॉजी कहते हैं बिहेवियर को। अब बिहेवियर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में और बहुत से इनवर्टिब्रेट्स और इवन वर्टिब्रेट बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये क्या करते हैं, बिहेवियर शो करवाते हैं। अगर तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला इनका अपोजिट जो है ना अपोजिट मेंबर है जिसके साथ ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो उनके साथ इनका बिहेवियर और होता है, डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के साथ और होता है। तो लिहाजा इवन के जिसको अपनी स्पीशी का इनका अपोनेंट मेंबर जो कि मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल होता है, अगर उसको ये डिसलाइक करते हैं, तो इवन उसके लिए भी ये अट्रैक्टिव नहीं होते, उसको डिसलाइक करने में ही इनमें एबिलिटी होती है। तो इस एबिलिटी को और आपस में मेल और फीमेल का एक जो इंटरेक्शन है और अट्रैक्शन है, इसके बनाने को कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो एक जैसी हैं, वो एक दूसरे के कोर्टशिप बिहेवियर से वाकिफ है। लेकिन ऐसी स्पीशीज जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, तो मुख्तलिफ होने की वजह से वो आपस में कोर्टशिप बिहेवियर अगर करें भी सही, क्योंकि उन्हें कंफर्म नहीं था कि स्पीसिएशन हो गया कि नहीं हुई, अब उन्हें क्योंकि कंफर्म हो गया, स्पीसिएशन हो गई है, तो इस वजह से उनका कोर्टशिप बिहेवियर रायगा जाता है, और वो कोर्टशिप बिहेवियर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और वो कभी भी इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये बताया कि एनिमल्स अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, और समटाइम अगर उन्हें नहीं पता कि डिफरेंट स्पीशीज बन गई हैं, और अगर वो कोर्टशिप बिहेवियर स्टार्ट भी कर लेते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होता, और आप मिल आखिर वो कोर्टशिप बिहेवियर खत्म करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। अब उन्होंने जो है वो बताया है कि बिहेवियरल आइसोलेशन में डिफरेंट स्टिमुलाई जो कि कोर्टशिप बिहेवियर है, वो कौन कौन से हैं। वो कहता है कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स में जो है वो कोर्टशिप बिहेवियर अपने अपोनेंट मेल या फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो एक्ट एक्ट करना पड़ता है, एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, वो हमारे पास रिचुअल डांसेस हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट डांसेस करते हैं जिनसे उनके जो अपोजिट फीमेल होता है वो अट्रैक्ट होकर, खुश होकर
तो इनका जो है ना वो कोर्सशिप बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है और फिर ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटीब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात जो फर्स्ट पैरा में पॉइंट 3 में लिखी हुई है, पेज 71, पॉइंट 3, इथोलॉजिकल बिहेवियरल आइसोलेशन सेक्सुअल सिलेक्शन। इसमें वो बता रहे हैं कि तमाम स्पीशीज के अंदर जो मेल मेंबर्स हैं वो कोर्सशिप बिहेवियर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सबने इसे जहन में रखना है कि जो है ना तमाम स्पीशीज, तमाम एनिमल्स के अंदर जो कोर्सशिप बिहेवियर होता है वो मेल करता है। तो इसमें वो कोर्सशिप बिहेवियर में स्टिमुलाई कौन कौन से यूज करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और केमिकल्स। और केमिकल्स आपको पता है फेरामोन्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स में कोर्सशिप बिहेवियर के ऊपर। तो अब हम चलते हैं जी, रोल ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई इन बिहेवियर आइसोलेशन। हमने पॉइंट 1 इसका ऑलरेडी अपनी थोड़ी देर 1-2 मिनट पहले पढ़ा है। इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फायर फ्लाइज के अंदर फायर फ्लाइज किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फायर फ्लाइज के लिए लिखा है जिसे जुगनू हम कहते हैं, बीटल्स ऑफ फैमिली, लेम्पेरिडी। और इसके साथ साथ जो मेलोडियस सॉन्ग्स हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ इंसेक्ट्स, इवन फ्रॉग्स, इवन बर्ड्स। और किस लिए, सेक्स अट्रैक्टेंट के तौर पर इन्हें यूज करते हैं। और इन्हें सेक्स अट्रैक्टेंट्स को एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं और इन्हें फेरामोन्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं जी, अपने अपोनेंट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि इंटरब्रीडिंग पॉसिबल हो सके। और जब जो है वो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, एक जैसी होती है तो वेल एंड गुड। और जब ये एक जैसी नहीं होती और ये डिफरेंट होती हैं, तब ये क्या करते हैं, इनका सारा कोर्स से बिहेवियर जो है वो रायगा आ जाता है, मिसयूज हो जाता है, कोई काम नहीं आता। और इसमें आगे चल के पॉइंट 3 में बताया जा रहा है कि एनिमल्स, इट इज द मेल दैट एक्टिवली सर्चेस फॉर अ मेट। मेल जो है वो फीमेल को सर्च करता है और फिर डिस्प्ले करता है डिफरेंट स्टिमुलस उसे अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर समटाइम ही डज नॉट रिसीव एडिक्वेट रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस डिस्प्ले पार्टनर और एक्टिवली रिपल्स, और समटाइम इसे जो है ना अपने अपोनेंट फीमेल का रिस्पॉन्स ना मिले, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर डिफरेंट स्पीशीज होने की वजह से इसे कोई सिग्नल दिया जाए कि अब इसकी स्पीशी का वो मेंबर नहीं है, इससे वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। वो कहता है कि फीमेल से रिपेल भी कर सकती है, रिपल्स भी कर सकती है, और हो सकता है कि वो न्यू स्पीशीज बन गई हो। लिहाजा मेल को अपना डिस्प्लेइंग जो रिस्पेक्टिव फीमेल्स के लिए जो रिस्पॉन्स स्टिमुलाई वो शो करा रहा होता है, डांसिंग, साउंड, और इवन के हमारे पास बीटल्स के अंदर फायर फ्लाइज, ये सब के सब अपना जो है ना डिस्प्ले ऑफ कर देते हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया कि अब इसका कुछ फायदा है। इसके साथ साथ पॉइंट 4 इंपॉर्टेंट है, उन्होंने साथ में हमें बताया है कि ड्रोसोफिला जो है द मेल जो है वो जो है वो क्वाइट स्पेसिफिकली रिमूव इनहिबिशन। आपको पता होना चाहिए कि सम टाइम ह्यूमन बीइंग्स में इनहिबिटर होते हैं जो डाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह कुछ फीमेल के अंदर ड्रोसोफिला में ये एबिलिटी होती है, तो अपनी बॉडी के गिर्द ऐसे इनहिबिशन इनहिबिटेंट अटैच कर लेते हैं जो प्रिवेंट करते हैं मेल को कि वो उनके साथ कोर्सिव बिहेवियर मेटिंग के लिए डांसिंग या कुछ ना कर सकें। अगर मेल चाहता है कि वो फीमेल के साथ इंटरकोर्स करे, तो उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले इन जो हमारे पास केमिकल्स हैं इन्हें डिजोल्व करना पड़ेगा, इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो फीमेल है, जब मेल जो है ना इनहिबिशन को रिमूव कर देता है, तो फीमेल खुद ही इनके साथ मेल के साथ आकर जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए इंटरप्रेटिंग करती है। और कोर्सशिप बिहेवियर जो है ना सारे सब के सब जो है वो मेल जो है ना ओरिएंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी आ जाता है, डिस्प्लेस ऑफ विंग्स आ जाता है, लिकिंग टांग आ जाता है। तो ये सारे मैकेनिज्म है जिसमें मेल कोर्सशिप बिहेवियर करता है। और साथ में इसमें बताया जा रहा है कि फीमेल के जो एंटीनी हैं वो बड़े सेंसिटिव टैक्टाइल होते हैं और ऑथोराइज्ड होते हैं, और क्या करते हैं जी, इजिली ब्रिंग करते हैं कॉपुलेशन विद फीमेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो एंटीनी ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टैक्टाइल ऑर्गन ऑफ द फीमेल्स, और ये इंटरब्रीडिंग को पॉसिबल बनाते हैं मेल और फीमेल के दरमियान। तो हमारे पास 4th पॉइंट है जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम देख रहे हैं जी मैकेनिकल आइसोलेशन। अब मैकेनिकल आइसोलेशन को वो क्या कहना चाह रहा है, दरअसल वो बताना चाह रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म इंटरनली अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, इवन के एक्सटर्नली अपने पर अपना जो है वो कलरेशन पैटर्न, अपनी बॉडी पोस्चर, अपना बिहेवियर, इसके बावजूद भी अगर इंटरब्रीडिंग हो जाती है, तो इंटरब्रीडिंग के बाद जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मुतलका जो रिप्रेजेंटेटिव फीमेल बॉडी पार्ट है
वो जो है ना खुद को आइसोलेट कर लेता है कि अब इस गैमेट के लिए वो स्ट्रक्चर नहीं है, अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लिहाजा वो गैमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह उन्होंने जो है ना बताया है कि जो मैकेनिकल आइसोलेशन है, कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, इसी तरह तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो जेनिटल आर्मेचोर्स यानी जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं, इवन इंसेक्ट्स, बर्ड्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो लॉक एंड की मॉडल की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ अपनी स्पीशीज के रिफर करते हैं। लिहाजा डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये बताया कि कितने फीसद कितने ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस आते हैं। तो डूफर ने बताया कि जो जेनिटल आर्मिचोर्स हैं इंसेक्ट्स में या कुछ ऑर्गेनिज्म में, वो लॉक एंड की मॉडल की तरह काम करता है। अगर तो वो सेम स्पीशीज से हैं तो फिर जो है वो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, अगर वो सेम स्पीशीज से नहीं है तो वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह कार्ल जॉर्डन 1905 उसने कहा कि 698 स्पीशीज जो है ना हमारे पास फ्रिंजिडी फैमिली ऑफ इंसेक्टा, इनमें जो है 48 डिफरेंट है देयर जेनिटिलिया फ्रॉम द अदर स्पीशीज ऑफ द फैमिली अबाउट 50%। यानी स्पेसिएशन हो गई थी, जेनिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए थे, लिहाजा इसको ऑब्जर्व करके एक साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल फॉर्म में बता दी। थर्ड हमारे पास मेयर साइंटिस्ट है, इसने कहा कि जेनिटैलिक जो अपर्चर है एनिमल्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और पीलियोट्रोपिक बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरी many genes of the species. Any change in the genetic constitution of the species may result in the incidental changes in the structure of the genitalia, उसमें बताया जा रहा है। इस साइंटिस्ट ने कहा कि जब स्पेसिएशन होती है तो इस स्पेसिएशन के दौरान जीन में चेंज आता है, और इस जीन की वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं, अगर वो स्पेसिएशन हो गई है तो इवन के उसका वर्क जो है वो जेनिटेलिया पर भी हो जाता है, और जेनिटेलिया भी खुद को चेंज कर देता है। दैट्स व्हाई जिन स्पीशीज है वो डिफरेंट हो गया, उनके साथ वो जो है वो मजीद इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता। तो हमारा आज छोटा मुकम्मल हो गया। कल हम पोस्टमेटिक और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वीक की कल हमारी लास्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि काफी सारा जो है ना इसमें हम कवर कर लें। तो जब तमाम स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक को रीड करेंगे और कल नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें हम क्वेश्चन सेशन लेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है मेरी क्लास का तो वो कल क्लास में रिप्रेजेंट कर सकता है, और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना हम शेयर करेंगे यूट्यूब पर। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा स्टूडेंट जो हमारी क्लास का नहीं है लेकिन वो हमसे इस लेक्चर की रहनुमाई ले रहे हैं और हमारी ही बुक यूज कर रहे हैं और हमारे कोर्स में किसी कॉलेज में कनेक्टेड है, तो वो हमसे जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके भी हमसे रहनुमाई ले सकता है। तमाम स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल हम क्लास पढ़ेंगे, तो अब हम क्लास एंड करने जा रहे हैं। तो अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं जब ये यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।